इवनिंग एवरीबडी ऑफ क्लास 10। आज जो हम विषय लेने जा रहे हैं, जैसा कि हमने कल विषय लिया था सामाजिक विज्ञान के अंदर स्वर्णिम भारत को हमने पढ़ा और स्वर्णिम भारत के अंदर हमने 16 महाजनपद को पढ़ा था। उसमें जो सबसे शक्तिशाली मैंने बताया था आपको मगध। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे, जो आगे शुरुआत करेंगे। उपयुक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो था राजतंत्र, उसके अंदर राजतंत्र था। एक था गणतंत्र। राजतंत्र जहाँ पे राजाओं का शासन चलता था, कुलीन तंत्र। एक था प्रजातंत्र, जहाँ पे केवल गणतंत्र बोल सकते हैं, उसको प्रजातंत्र बोल सकते हैं, वहां पे जनता का शासन हुआ करता। कौशल, वश, अवंती और मगध ये सबसे शक्तिशाली अपने आप में उस समय महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली इनको कहा गया है कौशल, अवंती, मगध। आपस में एक बार रिपीट कर दो कि कौशल, अवंती और मगध को आप शक्तिशाली महाजनपद कह सकते हैं। ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिसमें प्रमुख थे कपिल वस्तु के शाक्य, सुषुमागिरी के बाद अल्पकल के शूली, केशवपुर के कालाम आदि। ये सभी उस समय इसके ही अंश थे, इसके ही भाग थे, जो कि महाशक्ति के रूप में उदय हुए और कौशल, अवंती और मगध को सबसे शक्तिशाली इन्होंने बनाया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये महाजनपद तो इंडिया के लेवल में थे। अब आगे जो जनपद पढ़ेंगे हम, वो राजस्थान के प्रमुख जनपद आते हैं। और राजस्थान के प्रमुख जनपद से मैं क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछता है। पहला आएगा, देखो आप उसमें पढ़ोगे, वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण, उस समय क्या हुए थे? यूनानी आक्रमण होने लगे थे। जब राजस्थान के अंदर जनपद का जो निर्माण होने लगा था, उस समय यूनानी भी उस समय समय पर आक्रमण कर रहे थे। पंजाब का मालव, शिवी, अर्जुनाइन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई। 10 minutes is not over, let me know। और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। इस तरह से धीरे धीरे इनका यहाँ पे निवास करने के आने से यूनानी शासक आक्रमण करते समय समय पर, फिर उसके बाद में जो राजस्थान के अंदर जनपद जो यहाँ पे इनका विकास हुआ, उनसे प्रथम था, जो प्रथम हम पढ़ेंगे जांगल। और जांगल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, और जांगल में से क्वेश्चन जरूर होता है। वर्तमान बीकानेर जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कई इसका नाम पूर्व जांगला और मादे जांगला भी कहते थे। बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्रों को, आसपास के क्षेत्रों को हम जांगल देश कहते थे उस समय, और ये मादे जांगला और पूर्व जांगला भी इनको कहते थे। इस जनपद की राजधानी अचित्रपुरम थी, जिसे इस समय नागौर भी कहते हैं, जिसको अयारों की नगरी भी कहते हैं। बीकानेर राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में ये जय जांगलधर बादशाह कहा जाता था। ये जांगल देश का मैंने आपको परिचय यहाँ पे शॉर्ट में दिया है कि जांगल देश में जो बीकानेर, जोधपुर, नागौर के एरिया के क्षेत्र को आया था, और इसको अचित्रपुरम इसकी। मत्स्य, वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। ये मत्स्य जनपद उस समय जयपुर में था, जो कि उस समय पांडव आए थे विराटनगर के अंदर, वहां का आसपास का क्षेत्र इसको कहते हैं। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर, भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते हैं। भरतपुर, अलवर इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। केयरफुल अबाउट 10 मिनट्स। ओके। महाभारत में कहा गया कि सहज नामक एक राजा ने छेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में छेदी राज्य का और कालांतर में विशाल मगध साम्राज्य बना। मतलब जो इन सब में जो ये राज्य मिले, मत्स्य, विराटनगर, छोटे छेदी, इससे एक मगध पूरा शक्तिशाली राज्य अपने आप में बन गया। अब है सूरसेन, आधुनिक भद्र ब्रिज, क्या पढ़ते हैं इसको? ब्रिज क्षेत्र में ये महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा आप सबको पता है, मथुरा किसके लिए फेमस है? राजा कंस के लिए, जो मामा था भगवान कृष्ण। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेन राजधानी को मैथुरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ युदु वंश का शासन था, जो कि भगवान कृष्ण का वंश था। भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। भरतपुर, धौलपुर और करौली ये सूरसेन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता है। और वायुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी से है। जैसा कि हमने आज यहाँ पे जो निम्न पढ़े, उसमें राजस्थान के सूरसत तक हम पढ़ेंगे, और कल हम पढ़ेंगे शिवी। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। 10th क्लास के सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। जो हम महाजनपद पढ़ रहे थे राजस्थान के अंतर्गत, इसमें सूरसेन हमने समाप्त कर दिया था। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है जो शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। आप सबको पता होना चाहिए कि शिवी जनपद की राजधानी शिवपुरी थी, तथा राजा सुषेण ने जो 10 राजाओं के साथ में युद्ध किया था, उसको 10 राज्य युद्ध कहते हैं। जो 10 राज्य युद्ध क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि 10 राजाओं के साथ में युद्ध करने से इसका नाम 10 राज्य युद्ध कहा गया इसको, जो कि सुषेण के साथ हुआ था।
प्राचीन शीतपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिण पंजाब की शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के निवास करने वाली कही जाती है, जिसको चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र भी कहते हैं मेवाड़, जो कि इसकी राजधानी हुआ करते थे उसमें शिवी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे ये जनपद जो की स्थापना हुई थी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवार के हाथ में थी। देखो यहाँ पे जनता का शासन होते हुए भी यहाँ पे कुलीन तंत्र था, कुछ ना कुछ हिस्सों पे यहाँ पे कुलीन तंत्र की स्थापना की गई थी इन जनपदों के अंतर्गत। इन परिवार के प्रतिनिधि ही संस्थागत सभा के प्रमुख के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे संस्थागत इनमें कूटनीति आ गई, इसमें राजनीति आ गई, जिससे ये बिखर गए और विभक्त हो गए और इनका सर्वनाश हो गया। और इनका सर्वनाश होते ही दूसरे वंशों ने इसका फायदा उठाया और उसके बाद जो वंश अब स्टार्ट होंगे वो वंश स्टार्ट होंगे जनपद के बाद में। जो सबसे मेन जनपद है, जो सबसे मेन शक्तिशाली जनपद की मैंने आपको बात पहले से की थी, वो है मगध का मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य अब पढ़ेंगे हम इसमें जो वंश है वो देखिए आप पहले मौर्य साम्राज्य, फिर शुंग, फिर शातवाहन, फिर गुप्त, फिर वर्धन, फिर पाल, फिर राष्ट्रकूट, फिर प्रतिहार, चोल, पल्लव और अंत में चालुक्य। सबसे पहले पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश आप सभी जानते हैं मौर्य वंश की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की, कैसे हुई, कैसे इसका अंत हुआ, वो हम सब पढ़ेंगे। मौर्य वंश 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में अभिभाग हर्यक वंश के समय हुआ। हर्यक वंश के समय ही मौर्य वंश, हर्यक वंश जैसे समाप्त हुआ उससे बाद में मौर्य वंश की शुरुआत होने लगी। कालांतर में मगध में प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये थे उस समय हर्यक वंश के समय उत्तर भारत पर पूरा मगध साम्राज्य स्थापित होने लगा। मौर्य वंश की स्थापना। अब है मौर्य वंश की स्थापना पढ़ेंगे। ईसा पूर्व 326 ईस्वी पूर्व में लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विशाल साम्राज्य घरानंद सिंहासन पर बैठ गया। उस समय जो कठोर निर्दयी जो शासन करने वाला था, उस समय नंद वंश का संस्थापक, याद रखना नंद वंश की स्थापना करने वाला घरानंद मौर्य साम्राज्य में जो उससे पहले जो यहाँ पे शासन कर रहा था मगध में, वो यही था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आ रहा था, सभी को पता है। उस समय सिकंदर आक्रमण कर रहा था, उंगलियां डाल रहा था भारत के अंदर, बीच बीच में युद्ध करने आ रहा था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी। किससे पीड़ित थी? घरानंद से सबसे पीड़ित थी। वो भोग विलास में डूबा हुआ। असहाय कर भार, कभी भी किसी भी समय टैक्स लगा देता था, तो जनता नाराज हो गई, शोषित हो गई, पीड़ित हो गई। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति की, महान व्यक्ति की आवश्यकता थी उस समय। घरानंद को हराने के लिए सब परेशान हो चुके थे, पाप का गड़ा घोट चुका था घरानंद का, अब उसको हराना था। इस परिस्थिति में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नव मंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ। देखो कौटिल्य कौन था? आप सोच रहे हो कौटिल्य कौन? कौटिल्य उस समय तक्षशिला का एक गुरु था, फेमस गुरु, जो कि बहुत महान विद्वान कहते हैं इसको इतिहास के अंदर, जिसने कौटिल्य ने अशास्त्र की रचना की और इसको विष्णुगुप्त नाम के नाम से भी पुकारा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे यही थे। और चंद्रगुप्त को बचपन में एक चरवाहे के रूप में देकर, एक भेड़ चराने वाले के रूप में देकर उसको लगा चंद्रगुप्त चाणक्य को कि यही वो व्यक्ति है जो मुझे अपने सपनों को, मेरे सपनों को पूरा करेगा और नंद वंश को जड़ से समाप्त करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्यों ना इसको मैं ट्रेन करूँ। तो इन्होंने आगे इसकी स्थापना की मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे हम 322 से 298 ईस्वी पूर्व। इसको हम कल पढ़ेंगे बहुत ही डीपली से। थैंक यू।